तो बच्चों मैक्रो के अंदर आपके पहले मैं 1 मार्कर्स की बात करता हूं कि 1 मार्कर्स क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं। एक आते हैं डिफाइन करने वाले, जिसमें क्वेश्चन पूछेगा, आपको आंसर करना है। एक आते हैं उसके अंदर एमसीक्यू वाले, जिसमें आपको जय माता दी करना है। एक आते हैं ट्रू या फॉल्स वाले। एक आते हैं फिलअप्स वाले। एक आते हैं मैच द फॉलोइंग वाले। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चनों के अंदर आप ये मानो कि 5 वैरायटी होती हैं। 1 नंबर के सवाल के अंदर 5 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, और ये मोटा मोटा इंडियन इको में भी सेम ही है, लेकिन आज हमारी चर्चा मैक्रो पर ही रहेगी। ठीक है ना। तो अब जो डिफाइन करने वाले क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर आपका आंसर बिल्कुल क्रिस्प होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, जिसमें आप सिर्फ 1 लाइन लिखोगे, उससे ज्यादा नहीं। बस खाली 1 लाइन लिखनी है, उससे ज्यादा नहीं लिखना। जिसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, एमसीक्यू जो होता है, उसके अंदर जो मैं यहां पे बात बताऊंगा वो ध्यान से सुनना। कई बच्चे एग्जाम में खाली अपना ऑप्शन लिखाते हैं कि भाई अच्छा आंसर नंबर 2 ठीक है, ऑप्शन बी बस छोड़ दिया। लेकिन आपको अब क्या हैबिट डालनी है कि ऑप्शन बी जो लिखा है उसका जो स्टेटमेंट गिवन है वो स्टेटमेंट भी लिख कर आओ एग्जाम के अंदर। तो आंसर जो एमसीक्यू वाला दोगे उसमें बी ऑप्शन जो लिखा आपने, उस स्टेटमेंट को भी लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है। उसके बाद ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स के क्वेश्चन में आपको ध्यान से ये पढ़ना है कि क्या वो हमसे विद रीजन कह रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल सीबीएसई की स्पेसिफिक इस पर नोटिफिकेशन है कि अगर विद रीजन दिया है और बच्चे ने रीजन नहीं लिखा तो फिर मार्क्स उसको अलॉट नहीं होंगे। तो रीजन देना जो है वो आप समझ लो कि 100% कंपलसरी है अगर क्वेश्चन में लिखा है तो। उसके बाद फिलअप्स का क्वेश्चन आएगा, एक स्टेटमेंट होगी, बीच में कहीं गैप होगा, तो उसमें मेरी सलाह यही है कि आपको स्टेटमेंट पूरी लिखनी है। जो फिलअप आप भर रहे हो उसमें बॉक्स बना देना ताकि फिलअप अलग से चमक जाए, और जो स्टेटमेंट है वो पूरी लिखनी है। कई बच्चे खाली फिलअप का बस आंसर चिपका देते हैं एग्जाम में, वो भी कर सकते हो, बट इनमें थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, तो आप रिस्क नहीं लोगे, आप पूरा स्टेटमेंट लिख के फिलअप को बॉक्स में अलग से शो करोगे। अच्छा, अब मैच द फॉलोइंग जो होता है वो कैसे करना है वो भी मैं बताता हूं। पहले आप इतना नोट कर लेना, साथ साथ नोट करते चलना। ठीक है, मैच द फॉलोइंग मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट पेज पर। पहले इतना तो नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मजेदार बात बताता हूं। एमसीक्यू के अंदर कई बच्चों के नंबर कैसे कटते हैं वो बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चा ये करके आया, ठीक है, बच्चे ने ये लिखा ऑप्शन। अब बच्चा अपने हिसाब से आ गया कि मैं तो सही ऑप्शन एग्जाम में लिखकर आ गया हूं। ठीक है, अब मैं एग्जामिनर बन रहा हूं। अब एग्जामिनर की तरफ से सोचना, आप भी एग्जामिनर बन जाओ जरा, आप एग्जामिनर हो। अब ये बताओ कि ये ऑप्शन ए लिखा है या ये ऑप्शन डी लिखा है, बताओ ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। आप एग्जामिनर हो। हाँ, यही तो। अब कुछ कह रहे हैं डी, कुछ कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं पता नहीं, कंफ्यूजन है ना। ये होता है बच्चों, ये बहुतों के साथ ये हुआ है। बच्चे को लगा मैं तो ए लिख कर आ गया हूं, बस हो गई बात खत्म, और आंसर था मान लो सही वाला डी, तो एग्जामिनर काट देगा। अब जिस बच्चे ने स्टेटमेंट भी लिखी होगी ना पूरी, तो ये कंफ्यूजन अगर हुआ भी होगा एग्जामिनर को, तो स्टेटमेंट पढ़ते ही वो समझ जाएगा कि हाँ ये सही वाला लिखा है, तो वो समझ जाएगा कि बच्चे ने डी ही लिखा होगा। तो इस तरह की कंफ्यूजनों से बचने के लिए एमसीक्यू में तो आप स्टेटमेंट को लिखोगे ही लिखोगे। ठीक है ना। तो ये बच्चों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है, वहां से सीखने को मिला मुझे भी कि भाई ऐसा भी हो जाता है। कई बच्चे
ए को डी बना देते हैं, डी को ए बना देते हैं और ऐसे नंबर कटे हैं बच्चों के। तो हमें दूसरों से लर्निंग लेनी है। अच्छा, अब मैच द फॉलोइंग की बात करता हूं। एग्जाम के अंदर जो मैच द फॉलोइंग आता है उसमें इस तरह से कुछ बातें होती हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक है ना। ए में कुछ स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, मतलब ए बी सी डी में कुछ स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, 1 2 3 4 में भी कुछ स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं। अब मुझे पता लग गया कि ए जो है वो 3 है, बी जो है वो डी है मतलब 4 है, सी जो है वो 1 है और डी जो है वो 2 है। मान लो ये मैंने मैच द फॉलोइंग कर लिए, तो एग्जाम में मेरा आंसर जो होगा वो कैसे प्रेजेंट करना है मुझे, सुंदर सुंदर A डैश 4, मतलब मैंने ए को मैच करा 4 से, कॉमा बी डैश ओहो ए डैश 3, ए तो 3 से मैच करा, कॉमा बी डैश 4, बी को मैंने 4 से मैच करा, कॉमा सी मैच 1, कॉमा डी मैच 2। तो आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, ये सॉल्यूशन होता है। तो मैच द फॉलोइंग का आंसर ऐसे प्रेजेंट करना है ना। तो ये आप नोट कर लेना। तो पहले पहले तो खाली जो 1 नंबर के क्वेश्चन है वही 5 वैरायटी के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 नंबर खत्म हो गया। अब उसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन। तो 3 नंबर का तो चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन हमें पढ़ना पड़ेगा। वो क्वेश्चन एनालिटिकल भी हो सकता है या डायरेक्ट भी हो सकता है, उससे मुझे परवाह नहीं है। लेकिन 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको 30 to 40 वर्ड्स जरूर लिखने हैं, प्लस अगर कहीं पर एडिक्वेट डायग्राम बन सके तो वहां पर डायग्राम भी बनाना है, इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोला डायग्राम आपको खुद से बनाना है। तो 30 से 40 वर्ड्स लिखे और डायग्राम बनाना है, अगर हमको लगता है कि उस कॉन्सेप्ट में डायग्राम बन सकता है तो, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि जो आंसर होता है, मान लो ये हमारा शीट है, ये हमारी शीट है, तो आंसर जो हम एग्जाम में लिखते हैं, जब कोई भी आंसर आप एग्जाम में प्रेजेंट करोगे तो अभी से आप हैबिट डाल लो, आंसर को सेंटर ऑफ द पेज लिखना है बड़ा बड़ा। मान लो आंसर 4, ठीक है, किनारे में नहीं लिखना। अब मैं कई बच्चों की इसमें वैरायटी ऑफ शीट्स दिखाता हूं। कई बच्चे क्या करते हैं, खाली साइड में छुटकू सा लिख देंगे 4 डॉट, बस खत्म। अब उसमें क्या दिक्कत होती है, क्या एक्सपीरियंसेस शेयर किए गए हैं, जब बाद में शीट्स टाई होती हैं, जब बाद में आप 2-3 शीट्स भर के उसको टाई करते हो, तो यहां से टाई करते हो, यहां से कहीं से, तो टाई होने के बाद ना इतनी शीट जो है वो खुल नहीं पाती। आप देखते हो ना, अगर आप टाई कर दो तो शीट पूरी नहीं खुलेगी, थोड़ी सी मुड़ी मुड़ी रहती है। तो जब वो शीट मुड़ी मुड़ी रहती है तो ये नंबर जो है ना छुप जाता है मुड़ेपन के पीछे। तो एग्जामिनर को ऐसे करके खोल के देखना पड़ता है क्या नंबर लिखा है, तो वो इरिटेशन क्रिएट करता है। अब कई बच्चों का तो फॉन्ट साइज भी छोटा होता है, तो वो 4 का पता चला 9 लग गया, 1 लग गया, मतलब इस तरह के झमेले हुए हैं बच्चों के साथ। तो सीबीएसई अपने डूज में भी लिखता है कि मेंशन योर आंसर नंबर एट द टॉप ऑफ द सेंटर ऑफ द पेज। तो वो खुद कहते हैं ऐसे लिखो, ठीक है ना। तो हमको यही अभी से हैबिट डालनी है, हम ऐसे लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा, दूसरी, अब हमको लिखने हैं 40 वर्ड। अब एक तरीका तो ये है कि भाई अपना आपने राम लिपि लिखनी शुरू कर दी और ये राम लिपि खत्म हो गई, ठीक है ना, आंसर खत्म हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हमने आंसर लिखना है, हमें पता है 3 नंबर का आंसर है, 30-40 वर्ड्स लिखने हैं, तो उसमें पहले से ही अपने दिमाग में आपने 3 पॉइंट्स बना लिए, जिसमें आपको पता है मैं पहले बेसिक बात लिख दूंगा, फिर मेन बात लिखूंगा जो मेन कंटेंट है, और लास्ट में अपना एक कंक्लूजन डाल दूंगा। और अगर कहीं डायग्राम होगा किसी में तो मैं डायग्राम की भी एडिक्वेट जगह कंक्लूजन से पहले डायग्राम बना दूंगा, ठीक है ना। ये बन गया डायग्राम। तो एग्जामिनर को हमेशा आपको ऐसा आंसर प्रेजेंट करना है, ये हमेशा आपको बेस्ट या पूरे नंबर देगा।
इसमें आपको हो सकता है एग्जामिनर 2.5 नंबर दे दे या 2 नंबर दे दे, ये थोड़ा मोनोटोनस है, बोरिंग है, पैराग्राफिक फॉर्म। तो आपको आंसर लिखने हैं पॉइंट्स के अंदर। इस तरह से कोशिश करनी है, पहले दिमाग में सोचो कि मुझे 3 नंबर में क्या कंटेंट बनाना है। पहले आपने कंटेंट सोच लिया, उस कंटेंट को ब्रेक कर लो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या, मेन आंसर क्या, और लास्ट में कुछ ऐसी लाइन जो कंक्लूजन सी लगे, जिससे समअप करते एग्जामिनर पढ़े और समझ जाए हाँ बच्चे ने बड़ी होशियारी से आंसर लिखा है। तो हमको अब हैबिट डालनी है, हम हर आंसर ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम हर आंसर ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो ना तो हमें ये लिखना और ये तो वैसे ही नहीं लिखना, ठीक है ना। तो ये भी हट गया। अच्छा, तो ये हो गया हमारा 3 नंबर के लिए, ठीक है। नोट हो गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, पहले नोट कर लेना, दिस इज हमारा मेन, हमको ऐसे करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में ए और डी वाला कंफ्यूजन इसलिए नहीं होने की संभावना है क्योंकि उसमें आप ए भी लिख रहे हो और डी भी लिख रहे हो, दोनों ही लिख रहे हो, तो फिर तो वो डिफरेंस थोड़ा सा पता लग जाएगा। जहां खाली एक ही लिख रहे होते हो तब कंफ्यूजन होती है कि ए है कि डी है, वो तो फिर उतना समझ जाएगा एग्जामिनर। और हमने तो ऑर्डर वाइज लिखना है ना, ए बी सी डी, तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होगी एग्जामिनर को। तो ए ही है ये पहला वाला, मान लो इसका डंडा थोड़ा बड़ा भी होता तो भी ये ए बी सी डी ही मानता है एग्जामिनर कि भाई हाँ बच्चे ने सीक्वेंस में ही लिखा है, तो इसमें खतरा कम है। लेकिन जहां खाली एमसीक्यू में आंसर लिखना है वहां खतरा ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। हाँ, मैच द फॉलोइंग में आपको ना पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी, ये फायदा है। मैच द फॉलोइंग में आप पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, मैच द फॉलोइंग में अपने आप में ये आंसर हो गया, क्योंकि जो एग्जामिनर के पास एक सॉल्यूशन की होती है, उस सॉल्यूशन की में ना ये दिया होता है। तो मैं आपको वही आंसर लिखने का तरीका सिखा रहा हूं ताकि उसकी सॉल्यूशन की से आप मैच करो। और जो एमसीक्यू होते हैं ना, एमसीक्यू की सॉल्यूशन की में उसके पास स्टेटमेंट भी लिखी होती है, यही है बात। तो उसकी सॉल्यूशन की में एमसीक्यू का स्टेटमेंट भी होता है, लेकिन मैच द फॉलोइंग में स्टेटमेंट नहीं होता, सिर्फ ये होता है। तो उस आपका आंसर और उसकी की मैच करेगी। अच्छा, ये आ गया। हाँ बिल्कुल, एमसीक्यू में भी आंसर सेंटर में लिखना है, ऐसे आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 या सॉल्यूशन 3, जो भी लिखना है, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3। किनारे में नहीं लिखना, किनारे का ड्रॉबैक मैंने बता दिया कि क्या होता है, ये छुप जाएगा जब आप शीट टाई करोगे ना, तो ये छुप जाएगा, तो इसीलिए किनारे में नहीं लिखना। अच्छा, उसके बाद 4 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हो सकता है न्यूमेरिकल भी हो और नहीं तो फिर थ्योरेटिकल भी होगा। अब इनके अंदर ही सबसे ज्यादा बच्चों के नंबर कटते हैं, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं मार्क्स डिडक्टर। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 90 से 95 नंबर पर रह जाते हैं, ठीक है ना, या पूरे 100 नहीं आ पाते, तो उसमें उनका कोई 6 नंबर का गलत नहीं होता, 6 में से 6 मिले हुए होते हैं, 3 में से 3 मिले हुए होते हैं। तो जो नंबर कटते हैं, तो या तो जिनके 99 आते हैं या 98 आते हैं, 98 वैसे नहीं आते, 99 जिनके आते हैं वो तो 1 नंबर में गलती करके आता है, और जिनके 95 में आ रहे होते हैं नंबर, उनमें उनके 4 मार्क्स में नंबर कटते हैं आमतौर पर, ठीक है ना। तो हमें 4 नंबर के क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा एग्जाम में, ये ध्यान रखना। 4 नंबर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़े से एनालिटिकल भी हो सकते हैं या डायरेक्ट भी हो, तो क्या पता हमारे नंबर कट जाएं। तो 4 नंबर के क्वेश्चंस पर हमें फोकस ज्यादा करना है। 6 वाले तो हम कर ही लेते हैं क्योंकि 6 तो इतने बड़े होते हैं, उसमें हम सब कुछ ही लिखेंगे, तो 6 में तो 6 मिल ही जाएंगे।
लेकिन 4 में खतरा ज्यादा होता है। तो 4 के अंदर हमें अभी से हैबिट डालनी है कि हम 80 to 100 वर्ड्स जो इसकी लिमिट है बोर्ड्स के हिसाब से, उस हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, आंसर हमें पता ही चल गया कि कैसे लिखना है। आंसर जो होगा, आंसर लिखा, फिर उसके बाद हम पहले कंटेंट सोच लेंगे। तो 4 नंबर के लिए वही पॉइंट्स में लिखना है, पहला पॉइंट, और लाइन छोड़नी है। मैंने एक बार बच्चों को बताता हूं कि ऐसे पॉइंट्स में लिखना है, तो पता है बच्चे क्या करते हैं, कई बार बच्चे इसमें भी मान लो पहला पॉइंट लिखा, पॉइंट 1 ये फुल स्टॉप, उसी के नीचे पॉइंट 2 ये पॉइंट 3 ये। तो वो पॉइंट का फायदा ही क्या हुआ, लग तो वही पैराग्राफ रहा है ना। तो पॉइंट्स के बीच में आपका गैप आना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अब जो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए अब मैं यहां जो बातें लिख रहा हूं वो ध्यान रखनी है। 4 नंबर का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको उसके अंदर डायग्राम कंपलसरी है बना, मतलब जिस टॉपिक में होगा। अब ऐसा नहीं कि मान लो कोई और क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मान लो कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक, अब उसमें तो डायग्राम है, उसमें भी बना सकते हो, उसके भी मैं तरकीबें बताऊंगा। लेकिन जहां मान लो बिल्कुल ही नहीं बन सकता वहां नहीं बनाना, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आप एक डायग्राम या कुछ भी फ्लो चार्ट बनाओ, चाहे मान लो आरबीआई के फंक्शंस ही समझा रहे हो फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो एक झोपड़ी बना दो, क्या दिक्कत है, उसमें आरबीआई लिख लो, इधर एक दूसरी झोपड़ी बना दो, उधर आईसीआईसीआई बैंक लिख दो और दिखा दो कि ये देखो ये इसको पैसे दे रहा है। बस कितनी देर लगी बताओ, क्या ये इफेक्टिव है कि नहीं, अब बताओ यस या नो। हाँ, तो अब आपको ये सोचना है ना इफेक्टिव, कि ये उसको लेंड कर रहा है, तो क्या दिक्कत है, ये बन गया। तो 4 नंबर में मुझे नंबर नहीं कटवाने, ये ध्यान रखना है, मेरा 4 नंबर में नंबर मुझे नहीं कटवाने। तो इसीलिए 4 नंबर के हर क्वेश्चन में अब मैं अभी से आदत डालूंगा कि 4 नंबर के हर क्वेश्चन के अंदर जबरदस्ती आदत डालो, जबरदस्ती कोई भी क्वेश्चन हो, मान लो ऐसा क्वेश्चन सोचो, और सोचता हूं स्टॉक या फ्लो आ गया, उसमें भी बन सकता है। और सोचो कोई भी ऐसा क्वेश्चन सोचो जो आपको लगता है इसमें तो बन ही नहीं सकता, उसमें भी जबरदस्ती आपको बनाना है, घुसाना है, कुछ भी करो तो कुछ करना ही है, डायग्राम बनाना है या फ्लो चार्ट बनाना है, कुछ भी करके कुछ तो घुसाना है। आदमी बनाना है, ऐसे बना दो, जो अच्छा लगे वो बनाओ, करना है, कुछ क्रिएटिविटी चाहिए 100%। ठीक है, तो ये हम कंपलसरी करेंगे हर 4 नंबर के क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन ना भी बोले, हालांकि बोलेगा ही नहीं, लेकिन ये हमें हमेशा करना है। अच्छा, उसके बाद जो 3 में नहीं था वो बताता हूं। 3 में भी डायग्राम तो था, लेकिन 4 के अंदर अब मैं ऐड कर रहा हूं, 4 के अंदर आपको शेड्यूल भी इंक्लूड करना है। अब शेड्यूल जो है वो लिमिटेड ही होंगे, वो हर चैप्टर में या हर टॉपिक में ऑब्वियसली नहीं है, तो आप सुरक्षित हो, लेकिन जो हैं जहां जहां बन सकते हैं वहां जरूर बनाने। तो शेड्यूल में हम कोई नेग्लिजेंस नहीं रखेंगे कि शेड्यूल छोड़ दिया, शेड्यूल जरूर बनाना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई 4 नंबर में। बाकी आंसर के पॉइंट्स ऑब्वियसली कोशिश ये करने की 4 नंबर का है तो कम से कम 4 अच्छे पॉइंट्स हों अपने, और आखिरी पॉइंट जो होगा, आखिरी पॉइंट हमेशा मान लो चलो चारों अलग भी हैं तो एक 5वां बनाओ, लेकिन जो आखिरी पॉइंट होगा ना वो कुछ इस तरह का होना चाहिए जो एक कंक्लूजन सा क्रिएट करके दे रहा हो एग्जामिनर को, ताकि आखिरी लाइन पढ़ के एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने एंड करा है। ठीक है ना, मतलब जैसे मान लो मैं कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हूं या आप किसी को कोई एक स्टोरी सुना रहे हो, ठीक है, अब हमने शुरू कर दिया और हमने खत्म कर दिया और हम आगे बढ़ गए, तो एंड जो है वो एंड लगना चाहिए जिसको सुन के मतलब ऐसा लगे हाँ बिल्कुल सही है ना। तो हमें अब ये हैबिट डालनी है कि हम जो भी आंसर लिखेंगे हमें लास्ट में एक लाइन जबरदस्ती कुछ ऐसा जरूर लिखना है जो पूरे आंसर को एक कंक्लूजन दे दे कि हाँ देयरफॉर वी कैन से दैट ये या मतलब कुछ भी कि ऑल द अबव पॉइंट्स, ऑल द अबव या कुछ भी लिख सकते हो कि ऑल द अबव पॉइंट्स
are clearly showing the functions of RBI या all the above discussion can show the clear functions of RBI। कुछ भी मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको एंड करना है विद कंक्लूजन, ठीक है ना। तो अब मैं स्टार बना देता हूं कि अब आपको ना धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब इसको आप करोगे तो ये आपसे होगा नहीं आसानी से। तो आपको अब इसकी हैबिट और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये आसानी से होगा नहीं। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बच्चों सिंसियर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप खाली ये सोच लोगे कि ठीक है अब सर ने बोल दिया, अब दिमाग में है बस, हाँ अब मैं कर लूंगा, अब एग्जाम में जब जाऊंगा सीधा एग्जाम में बैठ के मैं अपनी क्रिएटिविटी से कर लूंगा, तो नहीं होगा। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे हफ्ते में आधा घंटा दो कि चलो यार आज एक क्वेश्चन का आंसर लिखता हूं, कोशिश करता हूं जरा इस तरह से। तब जब आप धीरे धीरे कोशिश करोगे ना तब आपसे ये हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, शेड्यूल के एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। शेड्यूल जो है ना वो ये वाले होते हैं जो जैसे, हालांकि पूरे मैक्रो में शेड्यूल सिर्फ कहां है, सिर्फ डिटर्मिनेशन चैप्टर में है मेनली, है ना। जैसे मान लो कंजम्पशन का क्वेश्चन आ गया तो अपने आप कंजम्पशन का शेड्यूल बना के आओ, क्वेश्चन का इंतजार नहीं करना, अपने आप कंजम्पशन का शेड्यूल आपको बनाना है। बस क्या दिक्कत है, सीख तो रखा ही है, बस जो भी है वो अपना बना के आ जाओगे। तो इसको शेड्यूल बोलते हैं। तो ये आपको करना है अपने आप, बस कुछ भी आ गया, सेविंग आ गया सेविंग बना दो, ब्रेक इवन आ गया ब्रेक इवन का बना दो, इक्विलिब्रियम आ गया इक्विलिब्रियम का बना दो। तो इस तरह से हमें करना पड़ेगा 4 नंबर में। उसके बाद मैक्रो में आखिरी होते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन, 6 नंबरी। तो जो 6 नंबरी क्वेश्चन है, जो 6 नंबरी क्वेश्चन होगा, अब उसके लिए हमें मतलब 120 वर्ड्स, ये तो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, प्लस डायग्राम वो तो खैर कंपलसरी हो ही गया, प्लस शेड्यूल, ठीक है ना। इफ अगर है तो, मतलब अगर कोई है तो, या अगर डायग्राम है तो, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा। तो या तो डायग्राम या शेड्यूल। अच्छा, अब उसके बाद आंसर, वो भी अब बताने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली कि आंसर आपको कैसे लिखना है, वही पॉइंट्स में लिखना है। जब धीरे धीरे हम मैक्रो में और पढ़ लेंगे ना तो मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें 6 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको सबका कंटेंट याद हो जाएगा, तो सबके बारे में आपको पता लग जाएगा कि क्या लिखना है। तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि क्या है, फिक्स्ड है, पता है कि कौन कौन से ही टॉपिक्स में से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसका कंटेंट भी बड़ा होता है, तो इसमें हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो इसमें तो अपना डायग्राम बनाना है, शेड्यूल है तो शेड्यूल बनाना है, आंसर्स को वही खूबसूरती से पॉइंट में लिखना है, बस हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ बेसिक ऐसी बात है जो सबके लिए करना जरूरी है। कई बच्चों का जो फॉन्ट साइज है राइटिंग का वो बहुत छोटा है, ठीक है ना, वो छोटा फॉन्ट साइज है। तो आप अभी से हैबिट डालो कि आप अपने थोड़ा सा फॉन्ट साइज को बड़ा करो। डेलिब्रेट एफर्ट लगेंगे इसमें, ये ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और आपने कल से आपका हो गया, इसमें आपको डेलिब्रेट एफर्ट लगेंगे। तो आपको फॉन्ट साइज अपना बड़ा करना पड़ेगा ताकि क्लियरली दिखे। उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। एक तो पेज जल्दी भरता है, ठीक है ना, पेज जल्दी भरेगा, ऊपर से आपका आंसर थोड़ा बड़ा लगेगा, एग्जामिनर इजीली पढ़ पाएगा, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि कोई इंपॉर्टेंट उसमें वर्ड है, आपने उसको ब्लॉक बना दिया अच्छे से या अंडरलाइन कर दी, तो एग्जामिनर को वो समझ में आएगी बात और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। बच्चों आजकल देखो, आजकल किस चीज का जमाना है, मार्केटिंग का, प्रेजेंटेशन का। मुझे पता है कि मेरी चीज बेकार है जो बाजार में बिकेगी नहीं, तो उसको मैं बेचने के लिए क्या करूंगा, अच्छी प्रेजेंटेशन ही तो करूंगा ना। तो इसी तरह मुझे पता है मेरा आंसर अंदर कूड़ा है, इसमें शायद हो सकता है गलतियां हो, लेकिन मैं उसको दिखाऊंगा ऐसे
कि इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। तो आपको अपने गंदे आंसर को अच्छे से मार्केटिंग करके, प्रेजेंट करके एग्जामिनर को बेचना है, ऐसा समझ लो। तो अब यहां तक मेरी बातें अगर समझ आई, नोट हो गई, तो एक बार तो थम्स अप भेज दो फटाफट कि हां ये बातें यहां तक की तो हो गई। तब तक मैं देखता हूं कि बच्चे क्या कह रहे हैं। ग्राफ भी बनाना है? हां, ग्राफ मतलब डायग्राम। आंसर के बाद लाइन ड्रॉ, आंसर के बाद हां लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हालांकि जब हम एग्जाम में जाते हैं ना, तो एग्जाम की शीट में लिखा होता है इंस्ट्रक्शन में कि अटेम्प्ट ऑल आंसर या फ्रेश आंसर ऑन ए फ्रेश पेज, ऐसा लिखा होता है। तो मान लो आपका कोई आंसर खत्म हो गया बस यहीं पे, तो अगला आंसर अगले पेज पर आएगा, ये इंस्ट्रक्शन होती है हालांकि, बट फिर भी कई बच्चों को नहीं जमता, तो आप एक लाइन खींच दो, कोई नहीं, अगला आंसर यहां से शुरू कर सकते हो। तो वो आप कर सकते हो। हाँ, और आंसर के बिल्कुल, आंसर के मेन पॉइंट्स तो आप बिल्कुल कर ही सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, वो तो करना ही है। अच्छा, न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर अब इसमें एक मतलब आपके लिए ड्रॉबैक है, वो ये कि जो 6 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, मान लो उसके 2 पार्ट्स हैं, 3 मार्क्स 3 मार्क्स, तो इसमें दिक्कत ये है बोर्ड्स के अंदर कि जो फाइनल आंसर होगा नंबर सिर्फ उसके मिलेंगे, जो फाइनल आंसर होता है ना नंबर उसके मिलते हैं। अब मान लो किसी बच्चे का गलती से 825 आ रहा होगा, ऊपर मान लो उसने जो मर्जी स्टेप करे, लेकिन उसके बेचारे बच्चे के नंबर जो है ना वो 0 आते हैं। ये एक न्यूमेरिकल के अंदर ड्रॉबैक ये है कि आंसर अगर गलत तो 0 आते हैं, ठीक है ना, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल के अंदर। हां, आप अपनी सतर्कता के लिए इट्स बेटर कि आप इसीलिए फॉर्मूले पूरे लिखो ताकि गलती होने के चांस कम हो जाएं। और कई बार ऐसा भी होता है कि फिर भी अगर गलत आ रहा है तो एग्जामिनर दया भाव से आपके पूरे फॉर्मूले लिखे हुए के आधा या 1 नंबर दे देता है कई बार। लेकिन आप ये मान के चलना कि गलत मतलब 0, आप ये मान के चलना, ठीक है ना, आप ये मानना गलत मतलब 0। तो न्यूमेरिकल की कोई स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो। कई बच्चे सीधा आइटम नंबर लिखते हैं कि a + d + e + h, ये इज इक्वल टू ये, बस आंसर आ गया, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो न्यूमेरिकल में, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में आंसर का नंबर होता है, गलत आंसर का 0 होता है, ये मानना है। हाँ, है ना, तो नहीं होती स्टेप मार्किंग, इसमें नहीं होती, तो ये थोड़ा सा चक्कर है। उसके बाद न्यूमेरिकल में बुक में सॉल्यूशन में सिर्फ हाँ यही दे रखा होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए न्यूमेरिकल को करते समय आप अपने लिए फॉर्मूले को पूरा लिख लो ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाए। बस अपनी प्रेजेंटेशन अपनी तरफ से अच्छा करो, बाकी तो जो है सो है, ठीक है। तो अब मैं फॉन्ट साइज की बात कर रहा था, तो बच्चों आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो आपको किन चीजों पर काम करना पड़ेगा, जो मैं फिर से बता रहा हूं, जो ओवरनाइट नहीं होंगी, ये ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बोला आपको भी अच्छा लग रहा है, हाँ सही कह रहे हो सर। ये आपको ना इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, शेड्यूल याद करने पड़ेंगे, रट्टा। जिनका फॉन्ट साइज छोटा है, फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए आपको थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने सोचा चलो हाँ अब एग्जाम में बैठेंगे ना उसी दिन लिख लूंगा बड़ा, क्या हो गया, तो आपसे हाथ चलेगा नहीं या स्पीड रुकी रही, और जब अपनी स्पीड में आओगे तो फिर वही चींटियां मारोगे। तो आपको इन कामों के लिए थोड़ी मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो अब आप देखो, जब धीरे धीरे आप ये करना शुरू करोगे तो फिर आप देखना कि आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो चाहे 1 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो या 6 नंबर हो, तो हर तरह के क्वेश्चन में अब मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या करना है, ठीक है।
पेपर का ब्लूप्रिंट अभी डिस्कस नहीं कर सकता कि कितने नंबर का क्या आएगा, है ना, वो अभी नहीं मैं बता सकता। वो आने दो पहले सीबीएसई का सैंपल, तब चर्चा करेंगे। अभी कुछ नहीं मैं बता सकता कि कितने नंबर का क्या आएगा। हाँ, जितने भी नंबर का जो आएगा आएगा इन्हीं में से, मतलब या तो 6 नंबरी होगा, या 4 नंबरी होगा, या 3 नंबरी होगा, या 1 नंबरी होगा। अब होगा इन्हीं में से, लेकिन कौन सा कितना होगा वो तो जब ब्लूप्रिंट आएगा तब चर्चा करेंगे। चलो ठीक है, तो मतलब आज की इस डोज का, इस एडिशनल ज्ञान का मतलब फायदा आपको उठाना है। फायदा तो होगा, लेकिन अब आपको इस पे एफर्ट करना है ताकि इस तरह की आपकी अभी से हैबिट डल जाए। ठीक है ना, तो आंसर की क्वालिटी हमारी बढ़िया हो जाएगी। चलो जी।